हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। रुक जाओ, पहले ये बात सुन लो। असल में इसका जो सीजन 2 है उसका 40 चैप्टर के बाद से क्या ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं है, वो सब आधा आधा चाइनीज में आधा इंग्लिश में है। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इस सीरीज का असली नाम। तुम लोग को अगर किसी वेबसाइट पे इंग्लिश में सीरीज मिल जाता है, मतलब 40 एपिसोड के बाद, तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर आके मैसेज कर देना कि इस वेबसाइट पे मिल रहा है। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार तुम लोग ढूंढ के ट्राई कर लेना, वरना फिर इसे 40-45 एपिसोड पे ही खत्म करना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था, याओ को ब्रेक थ्रू करने मुश्किल हो रही होती है, लेकिन लगातार वो कोशिश करता है और डीमन कल्टीवेशन के साथ साथ ह्यूमन कल्टीवेशन को भी मिक्स कर डालता है और तैयार है एक नया डीमन किंग जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और उस डीमन से कह रहा होता है कि चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। याओ उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है। वहां पर जितने भी घर होते हैं वो सभी घर टूट चुके होते हैं और इसे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि याओ अपनी उस त्रिशूल को बहुत तेजी के साथ सीधे उसकी तरफ फेंकता है। वो त्रिशूल उसके आर पार चला जाता है और दीवार में ही वो चिपक जाता है। डीमन कह रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है और एक नया डीमन किंग कितना ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता है। याओ कह रहा होता है कि एक फैक्ट बताऊं मैं तुम्हें, मैं डबल डीमन किंग हूँ, सिंगल वाला बिल्कुल भी नहीं। अब बाहर में जो डीमन रेस के जितने भी या असुरा रेस जो भी कहें, उसके सारे सैनिक बाहर होते हैं और अब जो एकदम खतरनाक वाला पूरा होता है, दोनों तरफ जितने भी सैनिक होते हैं बचे हुए वो सारे एक दूसरे पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्लाउड चैन से बेट लगाता है कि जो सबसे पहले 1000 डीमंस को मारेगा वो आज रात को जूस पिलाएगा। चैन कह रहा होता है ठीक है, मुझे लगता है कि मैं इस बेट को बड़े आराम से जीत सकता हूँ और तुम्हें हार का स्वाद चखना पड़ेगा, भले कुछ भी हो जाए। आज रात तो सारा जूस मैं ही पीने वाला हूँ, समझते हो ना जूस का मतलब, वही। फिर उसके बाद दोनों एकदम तेजी के साथ चल जाते हैं जूस के चक्कर में लड़ने के लिए। इधर हमें याओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर को एक जगह इकट्ठा कर रहा होता है और कह रहा होता है असुरा रेस, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सैनिकों पे हमला करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। वो अपनी फुल पावर एकदम जैसे वॉल्केनो निकलता है ना, वैसे ही वॉल्केनो जैसा वो ब्लास्ट हो रहा होता है और उसकी वो पावर इतनी दूर तक भी इन्हें दिखाई दे रही होती है। ये लोग कह रहे होते हैं वाह, बॉस तो सचमुच कमाल के हैं, उनकी पावर तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चेन कह रहा होता है कि हमें भी जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, तभी हम उसके पकड़ पाएंगे। इधर याओ ब्लैकी को वापस बुला चुका होता है। तभी हमें इधर दिखाया जाता है कि याओ अकेला पड़ गया होता है इस तरफ में, और ये जो होता है एरोस से हमला करने के लिए कहता है। जैसा आप देख सकते हैं याओ अकेला है और चारों तरफ से डीमंस ने उसे घेर लिया है। एरोस भी उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन एरोस से उसे क्या फर्क पड़ने वाला है क्योंकि उसने तो शील्ड लगा ली। याओ की इस पावर को देखकर तो वहां पे जितने भी डीमंस होते हैं वो बहुत हैरान होते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि याओ स्लो मोशन में चलता हुआ आ रहा होता है और उनके जितने भी एरोज होते हैं वापस से उन्हीं के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिसमें से वो सारे एरोज निशाने पे लगते हैं। बहुत सारे डीमंस मारे जा चुके होते हैं। ये होता है इनका लीडर इन डीमंस का। ये कह रहा होता है तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर तुम मेरे डीमन क्लैन को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें मैं एक बहुत ऊंचा पोस्ट दूंगा और फिर हम लोग दुनिया पे राज करेंगे। लेकिन याओ को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगती है। वो काफी गुस्से में था, उसके पास आता है और अपनी तलवार से हमला करके उसका एक हाथ उड़ा डालता है, जिससे वो डीमन बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, लेकिन याओ उसे मौका नहीं देता है। उसके बाद वो उस पर लगातार हमला करता है और उसका बहुत सारा खून बहा देता है और ऐसे बिल्कुल शैतान की तरह हंस रहा होता है और कह रहा होता है तुम सारे डीमंस, तुम में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। और फिर क्या था, ऐसे ही जो भी उसके आसपास में आता है सबको मार देता है और वो गुस्से में आता है तो बंदर को भी अचानक से कुछ हो जाता है, वो भी सारे डीमंस को बड़े खतरनाक तरीके से मार रहा होता है। तब तक हम देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट भी आ चुकी होती है याओ की, और ये जो रीइंफोर्समेंट वाली टीम है इसमें बहुत ज्यादा ही सेना है और जितने भी डीमंस के सेना थे वो अब कम हो चुके होते हैं। तो रीइंफोर्समेंट आती है तो उनके लिए बहुत काम आसान हो जाता है और याओ के लिए भी काम थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। ये रीइंफोर्समेंट टीम के जनरल होते हैं, ये कह रहे होते हैं किसी भी डीमन को मत छोड़ना। फिर उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि जब रीइंफोर्समेंट टीम वहां पर आ चुकी थी, जिससे याओ को बहुत ज्यादा राहत मिल चुकी थी और जितने भी डीमंस थे वो सभी मारे गए। कुछ दिन तक ये लड़ाई ऐसी ही चलती रही और फाइनली याओ की टीम ने डीमन क्लैन को हरा दिया। क्लैन को नहीं, मतलब एक छोटा सा हिस्सा को हरा दिया। अगले सीन में हमें इंपीरियल सिटी को दिखाया जाता है और ये वही होता है जहां पर सिटी लॉर्ड बैठे हुए रहते हैं। एक सैनिक भागता हुआ उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, और न्यूज ये रहती है कि याओ और उसकी टीम ने, मतलब बहुत और सारी टीम होती है लेकिन उन्होंने 1 लाख डीमंस को आराम से मार दिया, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। इसे सुनकर वो जो लॉर्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वैसे इन्हें ये नहीं पता था कि याओ ने वो सब किया है, इन्हें लग रहा होता है कि इनके बेटे ने मारा है बाकी सारे को। तो कह रहे होते हैं ठीक है, हम लोग रिवॉर्ड भी तगड़ा रखेंगे। तो ये जो होते हैं साइड में यहाँ के कोई जनरल या सेनापति लगते होंगे, ये कह रहे होते हैं कि उन लोगों ने 1 लाख डीमन को मारा है, कम से कम रिवॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा हैवी होना चाहिए जो कि मतलब उनके लायक हो। ये कह रहे होते हैं हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है मेरे बेटे ने ही डीमन प्रिंस को कैप्चर किया होगा और वहां पर जितने भी डीमंस के जनरल होंगे उन सभी को मेरे बेटे ने मारा है, तो रिवॉर्ड देने की क्या जरूरत है, अपना ही तो है। लेकिन ये जो होते हैं जनरल, ये आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक मैं जानता हूँ लॉन्ग फैमिली के याओ ने उस डीमन प्रिंस को पकड़ा था और साथ ही साथ जितने भी जनरल्स थे फ्रंट लाइन पे और वहां पर उन सभी को उसी ने मारा है। लेकिन इन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है तो ये वापस से किसी और से पूछ रहे होते हैं क्या ये इसने जो भी ये बात बोली
याओ ने ही सभी को मारा है। वो सभी लोग कंफर्म करते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। तभी ये खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं ओ लॉन्ग फैमिली, वो तो बहुत ही ज्यादा लॉयल और ब्रेव फैमिली है, तो जाओ एक ऑर्डर पास करो और मेरे पास याओ को ले आओ, मैं पर्सनली उसे रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। अब हमें ये बताया जाता है कि बैटल के बाद जितने भी लोग मरते होते हैं उन सभी की बॉडीज को जलाया जा रहा होता है और इसी में याओ के अंकल भी होते हैं। याओ अभी बहुत ज्यादा ही इमोशनल होता है, उसे अंकल की बहुत याद आ रही होती है क्योंकि अंकल की वजह से उसकी जान बच पाई। बंदर उसे समझा रहा होता है कि बॉस आपको ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, अंकल ने अपनी मर्जी से ये सब किया था। याओ कहता है कि ठीक है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि इंपीरियल सिटी से ऑर्डर आया है कि हमें वहां पर तुरंत ही वापस लौटना होगा, वहां पर उनसे हमें कुछ काम है। चैंग और क्लाउड भी उसे रोकते नहीं है क्योंकि उन्हें पता था कि वो बहुत ज्यादा ही निराश है। चैंग कह रहा होता है क्या वो ठीक रहेगा, क्या हमें उसे अकेला ऐसे छोड़ना चाहिए। क्लाउड कह रहा होता है कि अभी वो फिलहाल बहुत ही ज्यादा इमोशनल है तो उसे कुछ वक्त अकेले बिताना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि ये दोनों आराम से घर के छत के ऊपर होते हैं और मून को देख रहे होते हैं, अरे चांद को देख रहे होते हैं, बीवी को नहीं देख रहा था। और फिर याओ बंदर से कह रहा होता है कि तुम अगर वक्त पे नहीं आते तो मैं बैटलफील्ड में मारा जाता, लेकिन तुम तो डीमन ब्रिज पे थे ना, आखिर तुम इतनी जल्दी वहां से यहां तक कैसे आ गए। बंदर याओ को बताता है कि जैसे ही उस दिन आपने ब्रेक थ्रू किया था तो मुझे ये संदेशा एक तरीके से पहुंच चुका था अपने आप सेंसेस में ही कि आप बहुत बड़े खतरे में हैं, इसलिए मैं तुरंत ही वहां से भागता भागता चला आया। तब याओ को समझ आता है अरे हाँ उस दिन जो ब्रेक थ्रू कर रहा था, वो जो अजीब सा चेहरा था, क्या उस दिन सचमुच वो तुम ही थे, वो जो अजीब सा चीज थी। बंदर कहता है अच्छा वो सब छोड़ो, वैसे ये बताओ कि मून कैसी है और आगे का प्लान क्या है। तब ये सोच रहा होता है कि क्या बोलूं, ये कहता है कि आगे का प्लान क्या हो सकता है। प्लान तो बिल्कुल वैसा ही है, नॉर्मल सा जैसा चल रहा है वैसे, अब लड़ाई भी खत्म हो गई है तो कोई जाहिर सी बात नहीं है। और रही बात मून की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित होगी, वो इसलिए क्योंकि वो डीमन क्लैन की सेंटनेस है यानी गॉडेस है और वो लोग अपनी गॉडेस को कुछ भी नहीं करने वाले हैं, तो मैं अभी आराम से रह सकता हूँ कि वो लोग उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। याओ सोच रहा था कि मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूं कि मैं मून को बचा सका, ना मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूं कि मेरे आसपास रहने वाले लोगों को मैं बचा सका। बस एक छोटा सा तूफान आया जिसने मेरी पूरी नींव हिला के रख दी, अब मुझे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग इंपीरियल सिटी में पहुंच चुके होते हैं और एम्पेरर को सर झुका के सलाम कर रहे होते हैं। याओ घुसते के साथ ही कह देता है मुझे माफ करिएगा एम्पेरर, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये कोर्ट इतना ज्यादा बेशर्म होगा, क्योंकि आप यहाँ पर है फिर भी देखिए ये लोग कैसे बोलने की जुर्रत कर रहे हैं, मतलब चिल्ला रहे होते हैं। तब ये एम्पेरर हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं हाँ तुम यंग हो और एरोगेंट हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, वैसे तुम स्पेशल भी तो हो, मैं तुम्हें रिक्रूट करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं, क्या रिक्रूट करना चाहते हैं। एम्पेरर बता रहे होते हैं कि याओ एक टैलेंटेड और यंग मैन है, साथ ही साथ इसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा बड़ा है हमारी डायनेस्टी के लिए, इसने हमारे पहाड़ पेड़ सिटी को बहुत बार बचाया है, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि सेवेंथ प्रिंसेस की शादी याओ के साथ होगी। मगर ये जो बंदा होता है ये कह रहा होता है कि नहीं एम्पेरर, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो याओ है ये ड्रैगन हाउस का सबसे बड़ा बेवकूफ है और इंपीरियल सिटी का भी, वैसे सभी को ये बात पता है। साथ ही साथ याओ हाउस में अकेला एक बेटा ये भी है और हमारी रॉयल फैमिली है, हमारी प्रिंसेस इससे शादी कैसे कर सकती है। ये बंदा चाहता था कि इसकी ग्रैंडसन की शादी सेवेंथ प्रिंसेस से हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं और स्ट्रेटेजी और विजडम के मामले में भी दोनों बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को जानते हैं और हमारी पहुंच भी है, साथ ही साथ हम लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग भी करते हैं। मेरा ये ऑफर आपको कैसा लगा। और रही बात ये इस याओ की, ये तो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जरा भी हक नहीं बनता है कि ये प्रिंसेस से शादी करे। और साथ ही साथ वहां पर जो एक और ये वाला बंदा होता है ये उस दूसरे वाले बंदे की तरफदारी कर रहा होता है और कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, याओ को प्रिंसेस के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। इधर याओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो चाहकर भी इन्हें मार नहीं सकता था क्योंकि ये कोर्ट है ना। इधर ये जो होते हैं ये कह रहे होते हैं कि याओ अब मेरी लॉन्ग फैमिली का हिस्सा है और मून के साथ इसका शादी हुआ है, हालांकि उसे कैप्चर कर लिया गया है और शूरा डीमन किंग्स के पास वो है। मुझे नहीं पता उसकी सिचुएशन क्या है लेकिन मैं जानता हूँ कि उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होगी। याओ ही बस अब हमारा एक लौता बेटा है और प्रिंसेस अगर इससे शादी करना चाहे तब कर सकती है, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन हमको तो समझ नहीं आ रहा भाई लोग सिस्टम चलता कैसा है। याओ जोर जोर से हंसने लगता है और कह रहा होता है मैं याओ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, ना ही मैं अपने आप को हीरो बुला सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं इस डायनेस्टी के लिए जो आज तक किसी ने भी नहीं किया है। मैंने इतने सारे एनिमीज को मारा और साथ ही साथ मुझे सम्मान भी दिया गया, लेकिन अब देखिए ये लोग क्या कहना चाहते हैं, ये लोग मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, जो काम मैंने किया उसका श्रेय अपने आप लेना चाहते हैं और ये कह रहे हो कि सेवेंथ प्रिंसेस मुझसे शादी नहीं कर सकती है। आखिर तुम होते कौन हो ये बात बोलने वाले। हाँ सेवेंथ प्रिंसेस को अगर मन रहेगा तो वो जिसके साथ उसके साथ कर सकती है, तुम होते कौन हो। एम्पेरर भी ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते थे कि वो जो उस बंदे का ग्रैंडसन है वो इतना ज्यादा लायक नहीं है कि वो याओ के सामने खड़ा भी हो सके, और भले ही याओ रॉयल फैमिली से नहीं आता है तो क्या हुआ, इसने इतना सारा महान काम किया है जो कि रॉयल फैमिली का कोई बंदा भी इतनी आसानी से नहीं करता है। तो इनका अपना पूरी तरफ से मन रहता है कि प्रिंसेस के साथ याओ ही शादी करे और वो याओ को ही रिक्रूट करते हैं। याओ कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैजेस्टी, अब इसके आगे देखा जाए क्या होगा, लेकिन जो मैंने शुरुआत में आपसे पूछा है
उसका कमेंट करके जवाब जरूर दे देना और ढूंढ भी लेना तुम लोग एक बार, मुझे तो नहीं